नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने की, दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव आंकड़े के आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर सबसे बड़ी खबर लद्दाख से निकल के आ रही है। लद्दाख में चीनी सीमा से जबरदस्त झड़प हुआ है। भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए हैं। जी, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन में भी जबरदस्त क्षति हुई, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद एक्शन में आई मोदी सरकार। राजनाथ ने बुलाई तीनों सैनिकों की बैठक। सीडीएस और तीनों सेनाओं के साथ आज करने जा रहे हैं बैठक। इसके साथ ही हम जानेंगे यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है भारत ने। हम जानेंगे किस तरीके से, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और मानवाधिकार की बात को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर चीन पूरी तरीके से डरा हुआ है, घबराए हुए। चीन ने कहा एक तरफा कदम ना उठाए जाए भारत की तरफ से, हमारी तरफ भी मरे हैं 5 जवान। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में जबरदस्त फूट सामने निकल के आई। जी हाँ, आपको बताएंगे 2021 चुनाव से पहले ममता बनर्जी में जबरदस्त बिखराव। इस बीच कांग्रेस पार्टी और शिवसेना आमने सामने। जी हाँ, महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर सामना में कांग्रेस पार्टी पर उद्धव ठाकरे ने बोला हमला। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच सरपंच अजय पंडिता की हत्या के मामले में सुरक्षा बलों ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया और बदला ले लिया। हम सब जानेंगे सब कुछ खबरें की करके। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा और देश के दुश्मनों को हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 3,44,000 के आंकड़े को पार। जी हाँ, आपको बता दें कि 3,44,527 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। मृतकों की संख्या 10,000 के करीब आंकड़े पहुंच चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 1,80,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। अगर बात करें, आज राजस्थान के 115 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। हरियाणा में भी आज 110 मामले सामने आए हैं, जबकि बिहार में 74 मामले आए। आंध्र प्रदेश में 264 मामले आ चुके हैं। असम में 10 मामले आए हैं, तो ओडिशा में 108 मामले आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 53 मामले आ चुके हैं, तो चंडीगढ़ में 1 मामले आए हैं। नागालैंड में 2 मामले, तो मिजोरम में 4 मामले अब तक आ चुके। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि लद्दाख में चीनी सेना से झड़प। भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 2 जवान और 3 लोग शहीद हो गए। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी के पास दोनों सेनाओं के बीच सोमवार देर रात जबरदस्त झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए हैं। सेना की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में डी एक्सलेशन प्रक्रिया के दौरान बीती रात दोनों सेनाओं का आमना सामना हो गया, जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए हैं। इनमें से भारतीय सेना की एक अधिकारी रैंक के ऑफिसर और 2 सैनिक शामिल हैं। दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूदा तनाव को कम करने के लिए बैठक कर रहे थे और इस मामले पर चीन के विदेश मंत्रालय ने भी टिप्पणी की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है ये भारत पर निर्भर है कि वो इस मामले को सहयोग से सुलझाएगा या फिर एक तरफा कार्रवाई करेगा। पिछली महीने की शुरुआत में गतिरोध शुरू होने के बाद भारतीय सैन्य नेतृत्व ने फैसला किया था कि भारतीय सैनिक प्योंगयांग सो, गालवान घाटी, डेमचोक तथा दौलता बेग ओल्डी के सभी विवादित क्षेत्रों में चीनी सैनिकों के आक्रामक अंदाज से निपटने के लिए कड़ा रुख अपनाए गए हैं। चीनी सेना के एलएसी पर धीरे धीरे अपना रणनीतिक भंडार बढ़ाती जा रही है और इससे यहाँ पर तोपें एवं अन्य भारी सैन्य उपकरण पहुँचाए हैं। मौजूदा गतिरोध के शुरू होने के एक वजह प्योंगयांग सो झील के आसपास फिंगर क्षेत्र में भारत के एक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण का चीन द्वारा किया जा रहा तीखा विरोध है। इसके अलावा गालवान घाटी में दारबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली एक सड़क के निर्माण पर भी चीन लगातार विरोध जता रहा है। लेकिन भारतीय सेना की क्या रणनीति होती है अब इस हमले के बाद, वो हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। सेना के हिसाब से जो जानकारी निकल के आएगी हम आपको बताएंगे। क्या सरकार और सेना पीछे हटेगी या फिर नहीं, क्या कुछ रणनीति बनेगी। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। इन सब के बड़ी खबर निकल के आ रही है एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद एक्शन में आई मोदी सरकार। राजनाथ ने बुलाई तीनों सेना और सीडीएस की बैठक। जी हाँ, आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर चीन से विवाद के बाद भारतीय सेना के 3 जाबाजों की मौत के बाद मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत तीनों
सेना के चीफ को तलब किया है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी मीटिंग चल रही है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच पिछले काफ़ी वक्त से लद्दाख सीमा विवाद जारी है और इन सब के बीच हालात इतने ख़राब हो गए कि सोमवार रात झड़प तक भी ये आंकड़ा पहुंच चुका है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। UNHRC में भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, कहा खुद के गिरेबान में झांको। जी हाँ, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के 43वें सत्र में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया। दरअसल UNHRC में पाकिस्तान की ओर से उठाए गए कश्मीर के मुद्दे पर परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट सेक्रेटरी सौथिल कुमार ने जवाब देते हुए कहा है कि खुद नरसंहार करने वाले देश में इतनी हिम्मत है कि वो दूसरों पर आरोप लगाएं। पाकिस्तान जैसे देशों को किसी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिनेवा में आयोजित मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र से में सौथिल कुमार ने कहा है कि पाकिस्तान लगातार मानवाधिकार परिषद और उसके प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी प्रक्रिया के लिए चिंता का विषय है, जो कि मुल्क और जिस देश की सरकार नरसंहार करती है वो दूसरों पर आरोप लगा रही है। तो पूरी तरीके से मानवाधिकार UN में भी अब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। भारतीय सेना के एक अधिकारी और एक जवान शहीद होने के बाद घबराए चीन ने कहा कि एक तरफा कदम न उठाए जाएं। जी हाँ, भारत चीन सीमा विवाद के बीच लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए हैं। उधर चीन भी इस घटना में काफ़ी गंभीरता से लिया है। भारत और चीन से अपील की है कि फिलहाल जल्दबाजी में कोई कदम न उठाया जाए। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि वो पूरे मामले को लेकर गंभीर हैं, लेकिन भारत से अपील है कि वो एक तरफा कार्रवाई जैसा कदम न उठाया जाए। इस तरीके की बातें चीन लगातार कह रहा है। हालांकि आपको बता दें कि चीन की तरफ से भी 5 सैनिक मारे जाने की खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि वहाँ के मीडिया रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ ही इस चीन की सेना ने भी बड़ा बयान जारी करके कहा कि 5 जवान चीन की तरफ से भी शहीद हुए हैं। ऐसे में हमें बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। हालांकि बातचीत करके चीन लगातार टकराहट चाह रहा है और यही कारण है कि इसी टकराहट की वजह से भारतीय सेना भी शहीद हुए हैं। हालांकि मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सैनिकों ने और 5 जवान चीन के भी शहीद हो गए हैं। दोस्तों, तो अपने भारतीय सैनिकों के लिए कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा, ओम शांति ओम लिखना मत भूलिएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले TMC में बढ़ गई अंदरूनी के लिए जबरदस्त फूट। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी क्रय और असंतोष बढ़ता जा रहा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती तूफान अम्फन के बाद पुनर्वास कार्यों और कोरोना वायरस महामारी से निपटने के ममता सरकार के तरीकों के खिलाफ सुर बुलंद कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर बढ़ रहे असंतोष ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने ऐसे वक्त में मुसीबत उत्पन्न कर दी है जब राज्य में विधानसभा चुनाव में मात्र 10 महीने ही बचे हैं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों से राज्य की सियासत में अहम बदलाव के संकेत मिले थे। जहां भाजपा TMC के लिए तगड़े विपक्ष के तौर पर उभर रही थी, तो इसको देखते हुए TMC के लिए भी एक बार फिर कुछ दांव पर है। चुनाव से पहले पार्टी में सब कुछ दुरुस्त नहीं है और ज़बरदस्त फूट दिख रही है। ममता सरकार पर ये TMC के नेता हमला बोल रहे हैं, तो ये सब माना जा रहा है 2021 के चुनाव से पहले ममता को बड़ी नैया डुबो सकते हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। शिवसेना ने पूछा क्यों चरमरा रही है खटिया। जी हाँ, आपको बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला है। दरअसल पार्टी ने कांग्रेस की तुलना खटिया से की है और संपादकीय का शीर्षक है खटिया क्यों चरमरा रही है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि महाराष्ट्र सरकार में सभी दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवसेना ने सामना में महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान और बाला साहब थोरात के बयानों का भी जिक्र किया है। लेख में लिखा गया है कि दोनों मंत्री मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कहने वाले हैं। मुख्यमंत्री उनकी बात सुनेंगे और फैसला लेंगे। लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है कि राजनीति की पुरानी खटिया कुरकुर की आवाज़ कर रही है। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि राज्य के मामले में मुख्यमंत्री का फैसला ही आखिरी होता है। ऐसा तय होने के बाद कोई और सवाल नहीं करा जाता है। शरद पवार ने खुद इसका पालन किया है। समय समय पर मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं और सुझाव देते रहते हैं।
इस तरीके की बातें कही जा रही है। लेकिन कांग्रेस में सब कुछ कांग्रेस पार्टी शिवसेना में ठीक नहीं चल रहा है, इसका जीता जागता सबूत है। तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले कि ये खिचड़ी सरकार कितने दिनों तक चल पाती है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। सरपंच अजय पंडिता की हत्या का सुरक्षा बलों ने लिया बदला, आतंकी हुआ मुठभेड़ में ढेर। जी हाँ, सो आपकी बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कुछ दिनों पहले हुई सरपंच कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की हत्या का बदला भारतीय सुरक्षा बलों ने ले लिया है। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्तों आतंकी मुठभेड़ में मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उमर ने ही सरपंच अजय पंडिता की हत्या की थी। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा है कि उमर की मौत के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि मारे गए आतंकी ने ही सरपंच की हत्या को अंजाम दिया था। हालांकि अभी फॉरेंसिक जांच में रिपोर्ट आना बाकी है। आईजी विजय कुमार ने बताया है कि भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से ही आज कश्मीरी आतंकियों में डर बैठने लगा है। उन्होंने बताया है कि अब 94 आतंकियों को मार गिराया जा चुका है और तेजी के साथ खात्मे की तरफ बढ़ रही है भारतीय सेना। तो एक लाइक तो बनता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। अमेरिका ने भारत को 100 पे 100 वेंटिलेटर, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने की थी घोषणा। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में अमेरिका की राजदूत केनेथ आई जस्टर ने मंगलवार को 100 वेंटिलेटर सौंपे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की ओर से भेजे जाने वाले 200 वेंटिलेटर की ये पहली खेप है। 16 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की थी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वेंटिलेटर का योगदान बहुत अहम है। कोविड-19 के बेहद गंभीर मरीजों की जान वेंटिलेटर के जरिए ही बचाई जाती है। सोमवार को आए 100 वेंटिलेटर बेहद आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। इन्हें अमेरिकी कंपनी जूल ने तैयार किया है। सोमवार को सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया था कि 100 वेंटिलेटर अमेरिका से डोनेशन के रूप में आ रहे हैं। वेंटिलेटर एयर इंडिया विमान से आ रहे हैं। इसे पूरी तरीके से रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से मैनेज किया जा रहा है। तो ये अपने आप में अच्छी खबर है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि राज्य की मांग पर और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने को तैयार रेलवे। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण बंद ट्रेनों में से कुछ और ट्रेनें पटरी पर लौट सकती हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद यादव ने कहा है कि राज्य यदि स्पेशल ट्रेन के अलावा अन्य ट्रेन चलाने की मांग करते हैं तो ट्रेन चलाई जा सकती है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े नागरिकों की उपनगरीय सेवाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यादव ने मीडिया कर्मियों को बताया है कि रेलवे ने 5231 कोच को कोविड केयर सेंटर के रूप में बदल दिया है। राज्य सरकारें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों के अलग अलग कोच बने हुए। तो ये भी एक अच्छी खबर है, रेलवेज ने दी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज कर रहे हैं मीटिंग्स। आपको बता दें कि पीएम मोदी की बैठक चल रही है मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ भी शामिल है। आपको बता दें कि इस बैठक में खास करके चीन के मुद्दे पर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और मुख्यमंत्रियों के साथ इसके बारे में भी चर्चा की जा सकती है। हालांकि ज़्यादातर अनलॉक और लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार इस पर रणनीति तैयार करने वाली है। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ कल भी इस तरीके की एक बैठक होने वाली है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का हुआ कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव। जी हाँ, रिपोर्ट नेगेटिव आने से आ गई है। दोस्तों, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब हो गई थी। तेज़ बुखार से सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें राजीव गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के हवाले से बताया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का ऑक्सीजन लेवल भी नीचे था। इसके मद्देनज़र उनका कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। बताया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री को कल रात से ही तेज़ बुखार था। इसके साथ ही उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। सत्येंद्र जैन की तबीयत ज़्यादा खराब होते देख उन्हें राजीव गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया है कि जैन की कोविड-19 की जांच की गई है, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो ये एक बड़ी खबर है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। सुशांत को परेशान कर रही थी बॉलीवुड की नामचीन हस्तियां, खुल गया है राज और आगे भी कस सकता है कई बड़े डायरेक्टर एक्टर पर शिकंजा। जी हाँ, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड से जुड़े लोगों की अंतरात्मा की आवाज़ और भावनाओं का ज्वार नहीं थम रहा है। सुशांत की आत्महत्या की वजह भले ही स्पष्ट न हुई है, लेकिन यदि गहराई से जांच हुई तो इसके पीछे का घिनौना सच सामने आने में
तत्काल परतें खुलने शुरू हो जाएंगी। फिल्मी हस्तियों के बयान को खंगालने पर पता लगता है कि बॉलीवुड पे किसी नामचीन और दिग्गज हस्ती ने सुशांत को परेशान किया है। इसके साथ ये एक कोई पर्सनल पार्टिकुलर व्यक्ति नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लॉबी है, जो कि परिवारवाद से निकली हुई लॉबी है। और पूरी तरीके से अगर इनमें स्पष्ट नाम लिया जाए तो करण जौहर, महेश भट्ट, इसके साथ ही कपूर एंड फैमिली पूरी तरीके से इनमें इन्वॉल्व है। ऐसे में अब इसका भी जांच किया जाएगा और इसके साथ ही ऐसे डायरेक्टर और एक्टर पर भी शिकंजा कसा जाएगा। तो ये बातें स्वयं महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने भी कही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि दुनिया भर में 78,23,000 के आंकड़े को पार कर गया। जी हाँ, 78,23,000 आंकड़े पार कर गए, जबकि मृतकों की संख्या 4,31,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 21,55,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि 1,18,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 8,91,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि 44,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। जबकि रसिया में 5,37,000 से ज़्यादा कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, तो वहीं 7100 के करीब लोगों की मौत हो गई है। जबकि इंडिया में 4,43,000 के आंकड़े को पार कर गए, जबकि 10,000 के करीब लोगों की मौत हो गई थी। दुनिया भर में आंकड़े फिलहाल। बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।